हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आम्रपाली गजानन तुरुकमानी खिल्लारे आहे. मी शिक्षिका आहे. माझा वाचनाचा छंद आहे, त्यामुळे आज मी तुमच्या समोर वाचन प्रेमी नावाचे ऑडिओ चॅनल घेऊन येणार आहे. त्या चॅनलमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा, गोष्टी, कादंबऱ्या, गाणी, बडबड गीते ऐकायला मिळणार आहेत. त्यामुळे माझं चॅनल लाईक करून, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल या बटनवर क्लिक करा. त्यामुळे माझे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील. आजची कादंबरी आहे गलती किसकी आणि यांचे लेखिका आहेत किरण बेदी आणि यांचा अनुवादित संपादित केलेला आहे रमाशंकर सिंह दिव्य दृष्टींनी. दोस्तों, गलती किसकी इस पुस्तक में 77 कहानियां हैं. आज हम पहली कहानी देखेंगे उपेक्षित सीमा का त्रासद अफसाना. मेरा नाम अफसाना है और उम्र 29 साल. मेरे 2 बच्चे हैं. 19 वर्ष की आयु में मैं अपने पिताजी से मिलने दिल्ली आई. ऑटो रिक्शे वाला मुझे उनके पास ले जाने के बजाय अपने घर ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया. जब उसने दूसरे दिन मुझे मेरे पिता के पास पहुंचाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया और उसके साथ तत्काल विवाह के लिए अड़ गई. पहले मेरा नाम सीमा था. मैं हरियाणा के एक समृद्ध परिवार में पैदा हुई. हमारे परिवार वालों के पास ढेर सारी जमीन थी तथा एक बड़ा मकान था. हम लोग संयुक्त रूप से एक साथ रहते थे. हमारे घर में सब कुछ था सिवाय प्यार के. मेरे 2 छोटे भाई थे. हम लोग साथ साथ स्कूल जाया करते थे. मेरे पिताजी दिल्ली के एक बड़ी खुफिया एजेंसी में कार्यरत थे तथा दिल्ली में अकेले ही रहते थे. मेरी माँ हमारी जमीन की देखभाल करती और हमें हमारे पिताजी की कमी अखरने न देने की पूरी कोशिश करती. हम अपने पिताजी की लंबी प्रतीक्षा करते, लेकिन उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं था. मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था. मैं नियमित स्कूल जाती और स्कूल से लौटकर घर के अंदर रहती. मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कक्षा में मेरी प्रतिष्ठा थी. चूंकि पढ़ाई के सिलसिले में मुझे ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता, अंततः मैं पढ़ाई के अलावा संगीत, नाटक आदि गतिविधियों में भी भाग लेती. 10वीं कक्षा पास होने तक ऐसा ही चलता रहा. इंटर की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था. इस बारे में निर्णय करने के लिए मेरे पिताजी संयोगवश उस समय घर में मौजूद थे. वह मुझे पास के एक कस्बे में स्थित हॉस्टल में दाखिल कराकर चले गए. मैंने अपने स्थिति बेहतरीन बनाने के उद्देश्य से डटकर पढ़ाई की. बहरहाल इस बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं नितांत अकेली हूँ. मुझे मिलने के लिए मेरे घर से कोई नहीं आता. कभी कभार मेरी माँ आती तो मेरे छोटे भाइयों की फिक्र लगी रहती. अंततः वो जल्दी ही वापस चली जाती. मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी मुझसे मिलने बमुश्किल तमाम 1 या 2 बार आए. इसका मेरे दिमाग पर गहरा असर हुआ और मेरा मन पढ़ाई से उचट गया. मैं खाली बैठकर फिल्में और टेलीविजन देखने में अपना समय गंवाने लगी. मैं अपने पिताजी को रोज पत्र लिखती कि आप भी अन्य बच्चों के पापा की तरह मुझसे मिलने आया करें, लेकिन उनके पास कभी वक्त नहीं रहा. उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उनके पास अपनी समस्या भी लिखकर भेजी, किंतु उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया. मैं छुट्टियों के दिनों में बहुत उदास रहती. अंततः जल्दी हॉस्टल लौट जाती. मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली. मेरे पिताजी ने फैसला किया कि आगे की पढ़ाई जारी रखो और उस कॉलेज के हॉस्टल में रहो. इस बार मैंने पांव लटका दिए. मैंने अपने माता पिता को साफ साफ बताया कि वो मेरे हॉस्टल का खर्चा देंगे, तभी मैं वहां नहीं पढ़ूंगी. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. अगले अगले ही दिन मैं हॉस्टल पहुंच गई. मेरे लिए मेरे माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना सरल नहीं था. इस बीच मेरे मित्रों ने मुझे कई सुझाव दिए जिनका मुझे अफसोस है. मैंने पूरी तरह पढ़ाई बंद कर दी. अपने अध्यापकों को, खासकर हॉस्टल वार्डन जो बड़ी बुरी औरत थी, की धमकियां के डर से पढ़ाई करती. एक दिन हॉस्टल वार्डन ने मुझे अपने एक सहपाठी के कमरे के बाहर खड़े हुए पकड़ लिया. मैंने अपने मित्र से अपनी नोटबुक वापस लेने के लिए वहां खड़ी थी, परंतु वार्डन ने मेरी एक न सुनी. मेरी सभी दलीलें उसके बहरे कानों से टकरा कर लौट आई. उसने मुझे बहुत बड़ी सजा दी. उसने पढ़ाई के साथ साथ अन्य शिक्षेतर गतिविधियों से मेरा नाम काट दिया.
वह सब मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैंने अपने पिताजी को शुद्ध होकर पत्र लिखा और उनसे मेरे बचाव के लिए आने को कहा। वह मेरे पत्र का जवाब देने का समय भी नहीं निकाल सके। आना तो दूर की बात थी, मैं बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेल हो गई। शिक्षित होने का सपना मेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। मैं अपना सामान हॉस्टल में छोड़कर तथा बच्चे खुचे पैसे लेकर हॉस्टल से भाग आई। मैं अपने पिताजी का पता जानती थी। मैं दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गई। बस अड्डे पर मेरे उतरते ही अनेक ऑटो रिक्शा वाले मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए घेर कर खड़े हो गए। चूंकि मैं उनकी मदद के बगैर पहुंच नहीं सकती थी, इसीलिए उनमें से एक को मैंने अपने पिताजी का पता दिया और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। मुझे दिल्ली की सड़कों का पता नहीं था। मुझे बताया गया कि शहर में आम हड़ताल और हिंसा की वजह से मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। मैं डर गई और मैंने ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि वो मुझे रेलवे स्टेशन ले चले। वो मुझे रेलवे स्टेशन ले आया। स्टेशन पर हमें एक आदमी मिला जिसने बताया कि आज कोई गाड़ी नहीं है। यह सुनकर तो मैं और डर गई। ऑटो रिक्शा वाले ने मुझसे कहा कि मैं उससे घर चल सकती हूँ। कोई चारा न देख कर मैंने उसके घर जाने को तैयार हो गई। उसने वादा किया कि वह दूसरे दिन मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ाएगा। अपने घर में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरा सारा प्रतिरोध व्यर्थ हो गया। शाम को उसने मुझे घर छोड़ाने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ वही और उसी समय शादी करे। वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने ऐसी हरकत अन्य लाचार लड़कियों के साथ भी की थी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय देखकर वो तैयार हो गया। मैं निकाह के लिए ले जाई गई। इस प्रकार रियाज नामक मुसलमान से शादी करने के कारण मैं अफसाना बन गई। उसके परिवार के बारे में मुझे न तो तब भी कोई जानकारी थी और न अब है। जिस समय मेरी शादी हुई मैं बस 19 बरस की थी। तब से 10 साल बीत चुके हैं। मैं उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसने मुझे तबाह किया था। हालांकि वह अभी भी कभी कभार लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। कई बार मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ और कभी विद्रोह भी कर देती हूँ। मेरे बारे में पता चलने के बाद एक दिन मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। उनके साथ पुलिस भी थी। मैंने पुलिस वालों को वापस भेज दिया। तब मैं माँ बन चुकी थी। मेरे परिवार वालों ने यह कहते हुए कि मैंने उनकी नाक कटा दी है, संबंध तोड़ लिए। तब से मैं उन्हें न देखा है और न उनके बारे में सुना है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब अपने 2 बच्चों का पालन पोषण है, ताकि मेरी तरह उनकी भी जिंदगी बर्बाद न हो। मेरा शोहर अब भी ऑटो रिक्शा चलाता है, लेकिन उसने अपने चाल चलन में काफी बदलाव कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बच्चों की परवाह करता है। यही वजह है कि कभी कभार जब वो मेरी पिटाई करता है तो मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। इसमें गलती किसकी है? बच्चों बच्चों को उनके माता पिता द्वारा प्यार और सावधानी से पालन पोषण करने की जरूरत होती है। सिर्फ शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे के साथ लगाव रखे और बचपन से लेकर उन्हें वयस्क होने तक उनकी जरूरतों का ख्याल रखे। कुछ मामले में तो उसके आगे भी ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अड़ियल रवैया अपनाना, चाहे वो पढ़ाई की कीमत पर क्यों न हो, वह घातक बन जाता है। इसीलिए सतर्क रहे और अपने बच्चों से प्यार करें। इसमें हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, महंगा उपचार, मदद के लिए शालिनी की गुहार।